नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार और ये है आपका पसंदीदा शो बाजार टुडे, जहां आपको शेयर बाजार से जुड़ा हर एक अपडेट तो मिलता ही है। साथ ही इस शो में जुड़ते हैं देश के एक से बढ़कर एक एक्सपर्ट जो बाजार की नब्ज को समझते हैं और आपके लिए आगे की रणनीति बनाने में मदद करते हैं। मैं हूं हर्ष वर्मा और इस बार हमारे साथ जो बेहद खास मेहमान हैं वो है अविनाश गोरक्षकर जी, जो कि डायरेक्टर रिसर्च हैं प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है बिजनेस टुडे बाजार में। गुड आफ्टरनून हर्ष। चलिए, सबसे पहले बाजार का मूल माहौल देख लेते हैं, बाजार में क्या स्थिति है, क्योंकि 2 दिन से हम लोग साफ तौर पर देख रहे हैं कि बाजार में गिरावट है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें निफ्टी की, आपकी स्क्रीन पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं करीब 137 अंकों की गिरावट देखी जा रही है, करीब 1% की। और यहाँ पे सेंसेक्स की बात की जाए तो देखिए 600 से 700 अंकों की गिरावट है, ये 1% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पर देखी जा सकती है। यानी कि पूरे तरीके से हम लोग आपको बताएंगे क्या कारण है बाजार में गिरावट के और क्या अमेरिका का कनेक्शन है इससे लेकर। सुबह से हम लोग देख रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं, आपको हर एक जानकारी दे रहे हैं। अब हम लोग देख लेते हैं एक बार इंडस्ट्रीज की, सेक्टोरियल इंडस्ट्रीज में क्या स्थिति है। देखिए, पूरा जो सेक्टोरियल इंडस्ट्रीज है, सिर्फ एक एफएमसीजी को छोड़ दिया जाए, सबके सब लाल निशान में है। चाहे निफ्टी बैंक हो, ऑटो हो, एफएमसीजी को छोड़कर आईटी हो, मीडिया, मेटल, फार्मा, सब जगह जो है लाल, साफ तौर पे लाल निशान में आप देख सकते हैं। निफ्टी बैंक की बात की जाए तो करीब 2% की करीब इसमें गिरावट देखी जा रही है। फाइनेंशियल सर्विसेज की बात की जाए, वहाँ पर देखिए अमेरिका का पूरा जो 2 बैंकों की खबर है जो हम लोग आपको बताएंगे, वहाँ पे भी गिरावट इस वजह से देखी जा रही है। पीएसयू बैंक में साफ तौर पे फाइनेंशियल जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे गिरावट देखी जा रही है। अब हम लोग बात करते हैं गेनर्स और लूजर्स की, कि कौन से ऐसे जो शेयर्स हैं जो गेनर्स के तौर पर उभरे हैं और कौन से जो हैं वो लूजर्स के तौर पर आए हैं। तो देखिए, गेनर्स की बात की जाए तो टाटा मोटर्स की देखा जाए तो टाटा मोटर्स जो है इसमें तेज़ी देखी गई है। एनटीपीसी हो गया, मारुति सुजुकी हो गया, तो ये करीब इसमें आधे प्रतिशत की तेज़ी यहाँ पर देखी गई है। बजाज ऑटो हो गया, ब्रिटानिया हो गया, क्योंकि एक एफएमसीजी सेक्टर है जो सिर्फ इस समय जो बाजार का मूल माहौल था उसमें एक पॉजिटिव संकेत के तौर पे कोशिश करते हुए उभरता हुआ नजर आया था। तो ब्रिटानिया का असर साफ तौर पे देखा जा रहा है। टाइटन हो गया, इसमें भी करीब आधे प्रतिशत की तेज़ी देखी जा रही है। अब देखिए, डॉक्टर रेड्डीज हो गया, सन फार्मा हो गया, पावर ग्रेड हो गया। अब हम लूजर्स की बात कर रहे थे कि लूजर्स की क्या स्थिति है। लूजर्स की बात की जाए तो देखिए, साफ तौर पे हमने 5 से 6 दिन में देखा अडानी स्टॉक्स में तेज़ी थी, लेकिन अब कल और आज की बात की जाए अडानी एंटरप्राइजेज में फिर गिरावट है। कल करीब 5% की गिरावट देखी जा रही थी, आज 3% की गिरावट देखी जा रही है। एचडीएफसी बैंक की बात की जाए करीब 2.5% की गिरावट है। अपोलो हॉस्पिटल में भी करीब 2.5% की गिरावट देखी जा रही है। इसके अलावा कौन कौन से शेयरों में गिरावट है, तो यहाँ पे देखिए इंडसइंड बैंक की बात हो गई, एसबीआई हो गए। तो इस तरह के हम लोगों ने आपको बताया जो मिड कैप लूजर्स हैं, ये आपके सामने हम लोगों ने आपको बताया कि इस तरह की गिरावट देखी जा रही है। चलिए, अब सवाल जवाब का सिलसिला जो है वो शुरू करते हैं। सर, मेरा सबसे पहला आपसे सवाल आएगा कि 2 बैंकों ने बाजार का पूरा मूड माहौल जो है वो ख़राब कर दिया। पहले सिल्वर गेट कैपिटल का कांड हुआ सर, और उसके बाद अमेरिका के जो सिलिकॉन वैली बैंक जो है उसको बाजार में तहलका मचा दिया सर। तो इसको क्या समझ आया कि हमें डरने की ज़रूरत है? देखिए हर्ष, मुझे लग रहा है कि जो यूएस में हो गया है वो थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था। सिलिकॉन वैली बैंक और उसके बाद दूसरा जो एनबीएफसी था जो क्रिप्टो फाइनेंसिंग ज्यादातर करता था, जी। यहाँ पे गिरावट उम्मीद से बहुत ज्यादा आ गई है। इनफैक्ट सिलिकॉन वैली बैंक ने तो एक दिन में 60% उनका शेयर टूट गया। अभी जी। एक बात आपको समझनी है कि सिलिकॉन वैली बैंक करता क्या था। वो बेसिकली स्टार्टअप और पी वाले जो इन्वेस्टर्स होते थे उनको फंड करता था। और हम्म। दूसरा जो प्लेयर था वो बेसिकली क्रिप्टो फाइनेंसिंग का एक बड़ा प्लेयर था। तो हम्म। हमारे यहाँ पे जो आज हम गिरावट बैंकिंग सेक्टर में देख रहे हैं वो मेरे ख्याल से एक सेंटिमेंटल रब ऑफ है, थोड़ा सा ओवर रिएक्शन है। मुझे लग रहा है कि देखिए, इंडियन बैंक्स का अगर पोजिशनल देखें तो पिछले 10 साल में बैंक्स की बैलेंस शीट और एसेट क्वालिटी इतनी मजबूत नहीं थी। क्रेडिट ग्रोथ भी 15-16% है। और हमारा मानना है कि जनवरी और मार्च का क्वार्टर तो दिसंबर क्वार्टर से भी दमदार आएगा, प्लस हम्म। FY24 की आउटलुक अच्छा है। तो जी। मुझे लग रहा है कि ये जो गिरावट आपको आज बैंकिंग बैंक निफ्टी में दिख रही है, बैंकिंग सेक्टर में ऑल अक्रॉस दिख रही है, इसका कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है डायरेक्टली यूएस बैंकों से कोई लेना देना है नहीं। हाँ, इंटरेस्ट रेट सिनारियो बढ़ते हैं तो डेफिनेटली दिक्कत होगी, बट ओवरऑल मुझे लग रहा है कि जो गिरावट आपने देखी है, जैसे आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई, कैनरा बैंक, ये बहुत उम्मीद से कहीं ज्यादा हो चुका है। और यहाँ पे मुझे लग रहा है फंडामेंटल्स अभी भी मजबूत है, इंटैक्ट है। तो कहीं ना कहीं एक बाइंग अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है। जो कॉन्ट्रा इन्वेस्टर्स है और जो थोड़ा फंडामेंटल इन्वेस्टर लंबे समय के लिए करना चाहते हैं, उनको ऐसे मौके बार बार मिलते नहीं है। तो मेरे ख्याल से घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। और ये एक ओवर रिएक्शन है जो मेरे ख्याल से अगले हफ्ते आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे स्टेबिलिटी और वैल्यू बैंक देखने की पॉसिबिलिटी जरूर है।
तो यानी सर निफ्टी बैंक को लेकर फिर आपकी क्या सलाह रहेगी, क्योंकि सेलिंग प्रेशर तो सर दिख रहा है, लेकिन सर कई बार हम लोग देख रहे हैं इस तरह के एक्सपर्ट्स भी जो बात कर रहे हैं कि इन दो बैंकों के चक्कर में क्या पूरा जो सेक्टर है उस पर ज़्यादा सबसे ज़्यादा दबाव देखने को मिल रहा है। सर क्या इसका असर है वैसे सही मायनों में? देखिए, पहली बात तो निफ्टी में 30-35% वेटेज बैंकिंग बैंकिंग स्टॉक्स का है, तो ऑब्वियसली बैंक जब गिरते हैं तभी आपको और थोड़ी बिकवाली निफ्टी में देखने को मिलती है। रही बात निफ्टी की रेंज की, तो हर्ष मुझे लग रहा है कि देखिए ऊपरी लेवल में जब तक निफ्टी 17,500 या 650 तक जाता नहीं है, तब तक मार्केट ऊपरी लेवल पे तो रेजिस्टेंस दिखाएगा, और निचले लेवल पे जो बड़ा सपोर्ट लेवल अभी मार्केट को दिख रहा है वो 17,200 है। अगर हम जी 17,200 मेंटेन करते हैं तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं मार्केट स्टेबल होगा। अगर 17,200 का लेवल ये टूटता है तो डेफिनेटली खतरे की घंटी हो सकती है, थोड़ा सा और गिरावट हम देख सकते हैं। और ब्रॉडली मुझे लग रहा है कि देखिए जब तक एफआई के फ्लोज थोड़े से सीमित रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे, और 22 तारीख का जो फेड की मीटिंग है तब तक तो मार्केट बहुत वोलेटाइल रहने की अपेक्षा है, क्योंकि जी। अंदाजा है कि अभी 50 बेसिस पॉइंट का हाइक आएगा, और अगर ये 50 बेसिस पॉइंट आता है तो यहाँ पे हम्म, भी आरबीआई को ग्लोबली इंटरेस्ट रेट्स के हिसाब से यहाँ पे भी इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज करने पड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं मार्केट इस चिंता के कारण मार्केट को बहुत वोलेटाइल बना रहा है। तो मेरे ख्याल से ये रेंज को क्लोजली ऑब्जर्व करिए, और इंडेक्स पे मैं समझता हूँ कि अभी थोड़ा सा कॉशन के साथ काम करिए, क्योंकि वोलेटिलिटी मार्केट्स में बहुत बढ़ गई है। बहुत बढ़िया। सुबह के सेशन, दोपहर के सेशन में आप देखोगे कि वोलेटिलिटी बहुत ऊपर नीचे बहुत होगी। बढ़िया सर, बिल्कुल बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला है, और हालांकि सोमवार को देखना होगा कि जो 17,200 का सपोर्टिंग लेवल है वो टूटता हुआ नज़र आता है कि नहीं आता है। सर मेरा अगला सवाल भी थोड़ा सा वहीं से जुड़ा हुआ है, अमेरिका से जुड़ा हुआ है। फेड की तरफ से सर साफ संकेत है कि हम तो भाई खूब ब्याज दरें बढ़ाएंगे। भले ही एक्सपर्ट से बात करते हैं सर, हम लोग बात करते हैं तो उनकी प्रतिक्रिया रहती है, कई बार मैं एक्सपर्ट से बात करता हूँ तो वो कहते हैं इसका कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन सर साफ तौर पर असर तो देखने को मिलता है। तो आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में बाजार की क्या स्थिति बन सकती है? देखिए, पहली बात तो आज शाम को यूएस का जॉब अनएम्प्लॉयमेंट डेटा आने वाला है। जी जी। अगर जॉब में अनएम्प्लॉयमेंट डेटा थोड़ा सा बेहतर आता है तो उसका मतलब साफ है कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और इन्फ्लेशन अगर बढ़ता है तो पोवेल साहब ने ऑलरेडी प्रीवियस वीक में उन्होंने कमेंट्री दी थी कि वो इंटरेस्ट रेट्स और तेजी से इंक्रीज करेंगे। तो मुझे तो लग रहा है कि देखिए इस बार 50 बेसिस पॉइंट का जो हाइक एक्सपेक्ट कर रही है मार्केट, वो अगर आता है तो कहीं ना जी कहीं मार्केट्स इसको डेफिनेटली नेगेटिव लेगा। मेरे ख्याल से इंडियन मार्केट्स भी यही अनसर्टेनिटी और यही इवेंट के लिए वेट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये एक सबसे बड़ा इवेंट है जो अभी मार्केट्स में आने वाले एक आध हफ्ते 10 दिन के लिए प्ले आउट होगा, और उसके बाद आगे का जो रोड मैप है, जो डायरेक्शन है, वो मार्केट्स उसको देखने के बाद करेंगे। ठीक है सर। हम लोग तो आगे बढ़ते हैं सर। मैं टाटा ग्रुप की बात करता हूँ। टाटा ग्रुप लंबे अरसे के बाद आईपीओ लेकर आ रहा है, इस तरह की खबरें आज हमने देखी हैं। तो सर एक चीज़ बताइए, टाटा मोटर्स की जो सब्सिडरी कंपनी है टाटा टेक्नोलॉजीज़, उसने आईपीओ के तौर पे उसने अपना ऐलान कर दिया, तो आपको क्या लगता है सर, आपका क्या व्यू है इसके ऊपर, क्या इसमें पैसा लगाया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल देखिए, अभी तो हमको पता नहीं क्या प्राइसिंग इस आईपीओ के लिए होने वाला है, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि टाटा टेक्नोलॉजीज ये टीसीएस के बाद टाटा ग्रुप का बहुत अवेटेड आईपीओ है। कंपनी बहुत ही वेल एस्टेब्लिश्ड है और हायर एंड आईटी सॉल्यूशंस में काम करती है। जी मुझे लग रहा है कि देखिए टाटा ने कभी भी लोगों का नुकसान नहीं किया है, तो लॉन्गर टर्म में जो भी पैसा लगाएगा मेरे ख्याल से अच्छी वेल्थ क्रिएशन होगी। बट आई थिंक वैल्यूएशन कितना है, क्या प्राइसिंग पे आएगा, ये सब मेरे ख्याल से अभी भी फाइनलाइज नहीं हुआ है। तो नेट नेट आने के बाद ही हम डिसाइड कर सकते हैं कि कितना अट्रैक्टिव ऑफर है। ठीक है सर। अब अडानी स्टॉक्स की बात कर लेते हैं सर, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि अब मौजूदा वक्त में जो ग्रुप के शेयरों में तेज़ी थी वो फिलहाल उस पर ब्रेक लग गया है। सर ऐसे समय में क्या करना चाहिए निवेश को, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन बना हुआ है, पिछले 7 दिन से तेज़ी थी, अब इसमें 2 दिन से हम लोग गिरावट देख रहे हैं। क्या करें सर, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है। देखिए, पहली बात तो अडानी ग्रुप के कंपनीज में आपको भी पता है हर्ष की पिछले 2-3 साल में जिस प्रकार की तेजी स्टॉक्स में हुई थी, वो उम्मीद से काफी ज्यादा हो गई थी। इनफैक्ट इनमें कोई फंडामेंटल रीजन नहीं था, और काफी बड़े जो म्यूचुअल फंड्स है, डोमेस्टिक एचएनआईज है, पीएमएस है, इन्होंने कभी भी इन शेयरों में पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो मैं समझता हूँ कि जो ग्रुप के शेयर्स थे वो इसलिए भागे क्योंकि वहां पे लिक्विडिटी बहुत फ्लोटिंग स्टॉक अवेलेबल था। लेकिन हाइडेनबर्ग की रिपोर्ट के आने के बाद जो गिरावट इन शेयर्स में आई है, इससे जी मार्केट का मूड बहुत खराब हो चुका है। सबसे बड़ी बात, बैंक्स अभी इनको नया कर्जा देने से इनकार कर रही है। इक्विटी फंडिंग का रूट तो बिल्कुल इनके लिए अभी नियर टर्म के लिए बंद हो चुका है। तो ऐसे जी माहौल में मार्केट्स देख रही थी इनका ग्रोथ का जो नंबर है वो कितना बढ़ेगा। तो मेरे ख्याल से जी। इसी कारण से वॉलेटिलिटी इन शेयर्स में आपको देखने को मिली।
ठीक है सर। सर एफएमसीजी की बात कर रहे थे क्योंकि इस गिरावट के बाज़ार में हम लोग देख रहे हैं कि थोड़ी जो स्ट्रेंथ मिल रही है वो एफएमसीजी से मिल रही है, कि इस सेक्टर में देखी जा रही है। ब्रिटानिया में भी करीब 1% की स्ट्रेंथ देखी गई है। सर आने वाले दिनों में सर आपको क्या लगता है, क्या इसका ऊपरी लेवल क्या जा सकता है सर? देखिए एफएमसीजी में एक अच्छी बात हो गई है कि जो रॉ मटेरियल की कीमतें हैं जैसे कि का पाम ऑयल है, उसके बाद दूसरे जो इनपुट कॉस्ट है, वो अभी हुँ, काफी सिग्निफिकेंटली ऊपरी लेवल से घटे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि मार्जिन्स जो एफएमसीजी कंपनीज के हैं उसमें बढ़ोतरी मिलने की पॉसिबिलिटी है। प्लस रूरल डिमांड बहुत टाइम के बाद अभी वापस स्लोली स्लोली पिकअप हो रहा है। और हमारा मानना है कि देखिए अगर वॉल्यूम ग्रोथ 9-10% होता है तो एफएमसीजी कंपनीज के लिए अच्छे दिन आने की उम्मीद रहेगी। प्लस जिस प्रकार से अभी मानसून का रिपोर्ट आ रहा है, अभी तक तो सब कुछ साफ दिख रहा है। अगर मानसून इस साल ठीक-ठाक होता है, तो मेरे ख्याल से वो एक ज़्यादा फिलिप फैक्टर रहेगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से एफएमसीजी में सिलेक्टेड नेम जैसे लीवर है, डाबर है, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है, यहाँ पे मैं समझता हूँ कोई अगर रीज़नेबल गिरावट आपको मिलती है, तो आपको एक्यूमुलेट करना चाहिए। ठीक है सर। सर अब हम लोग बात करते हैं रियलिटी सेक्टर की। दरों में बढ़ोतरी का असर साफ तौर पे इस पे भी देखने को मिल रहा है। रियल एस्टेट स्पेस में करीब 7 महीना के निचले स्तर पर पहुँच गया है सर। तो सर ये चीज़ बताइए कि होम फाइनेंसर्स पर भी इसका साफ तौर पे दबाव देखा जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि इस समय निवेशकों को क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए रियल एस्टेट के शेयरों को लेकर? देखिए शॉर्ट टर्म में राइजिंग इंटरेस्ट रेट साइकिल अगर आती है तो उसका मतलब है कि जो बायर्स है उनका ईएमआई बढ़ेगा, और ईएमआई बढ़ता है तो ऑब्वियसली डिमांड थोड़ी सी इफेक्ट होगी, और स्पेशली जो लो कॉस्ट अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट है वहां पे सबसे ज्यादा आपको इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से देखिए अभी तक तो लग तो रहा है कि कम से कम 1-2 क्वार्टर्स यहाँ पे भी इंटरेस्ट रेट साइकिल बढ़ेगा, और उसका इम्पैक्ट रियल एस्टेट सेक्टर पे जरूर आएगा। तो अभी फिलहाल तो मैं कहूंगा कि कोई जल्दबाजी ना करे, आपको हो सकता है थोड़ी सी निचले लेवल पे स्टॉक्स मिले, लेकिन यहाँ पे जो बड़े प्लेयर्स है जैसे डीएलएफ है, फिर उसके बाद ओबेरॉय रियल्टी है, महिंद्रा लाइफस्पेस है, ये क्वालिटी प्लेयर्स है, तो इसमें जरूर नजर रखिए, लेकिन इस प्राइस पे खरीदना शायद ठीक नहीं रहेगा। ठीक है सर, मेरा आखिरी आपसे सवाल रहेगा सर, क्योंकि बाज़ार में हम लोग बहुत ज़्यादा उतार-चढ़ाव देख रहे हैं। ऐसे में निवेशक जो हैं पैसा तो बन नहीं रहा बिल्कुल भी, और इवन जो बहुत सारे एक्सपर्ट राय ये देते हैं कि 8% मिल रही है एफडी पे, डेट पे, तो वहाँ पे निवेश किया जाए। सर आप क्या सजेस्ट करते हैं कि ऐसे बाज़ार के माहौल में कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं या थीम है जहाँ पे निवेश करना चाहिए सर, जहाँ पे पैसा बनने की उम्मीद है, की जा सकती है? देखिए मुझे लग रहा है कि जहाँ पे सबसे ज्यादा अर्निंग विजिबिलिटी है वो सेक्टर है बेसिकली ऑटोमोबाइल है, ऑटो कंपोनेंट्स है, कैपिटल गुड्स है। मुझे लग रहा है कि देखिए ये सेक्टर में आपको अच्छा खासा पैसा बनाने का स्कोप मिलेगा। प्लस जैसे मैंने एफएमसीजी की बात की, एफएमसीजी में भी सिलेक्टेड कंपनियों में अभी भी लग रहा है कि वैल्यूएशंस काफी ठीक ठाक है। तो कोई भी निवेशक को अगर पैसा डिप्लॉय करना है तो एसआईपी के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा थोड़ा पैसा डिप्लॉय करें, क्योंकि लमसम पैसा डालना ठीक ठाक नहीं है। मार्केट जिस प्रकार से वोलेटाइल है, आपको ये स्ट्रेटेजी अगर आप ये फॉलो करते हैं तो अगले साल 1.5 साल में अच्छा पैसा बनेगा, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, बट एसआईपी स्ट्रेटेजी विल बी बेटर देन लमसम स्ट्रेटेजी। ठीक है सर, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर। आपसे बात करके काफ़ी मज़ा आया और हम उम्मीद करते हैं हमारे निवेशकों को हर सवाल का जवाब मिला होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद सर बिज़नेस टुडे बाज़ार से बात करने के लिए। चलिए एक बार बाज़ार का मूड माहौल चेक कर लेते हैं कि बाज़ार में क्या स्थिति है। तो अगर हम लोग बात करें निफ्टी की, तो देखिए ये 176 पॉइंट्स की इसमें साफ तौर पे गिरावट है, और ये देखिए बढ़ गई है, जो गिरावट है वो गहरा गई है निफ्टी के अंदर। 1% तक की ये गिरावट साफ तौर पे देखी जा सकती है। सुबह भी इसमें गिरावट थी और करीब करीब एक अनुमान लगाया जा रहा है 3 लाख करोड़ का निवेशकों का पैसा डूब गया है। वहीं सेंसेक्स की बात की जाए तो देखिए 671 पॉइंट्स की गिरावट देखी जा रही है। 1.12% की यहाँ पर भी जो सेंसेक्स है उसमें गिरावट देखी जा रही है। अब वहीं पे इंडेसिस की बात करें तो इंडेसिस में भी अगर आप देखें तो सेक्टर इंडेसिस में भी तो वही स्थिति जो मैंने आपको भी कुछ समय पहले बताया था। एफएमसीजी को छोड़कर सभी जो सेक्टर्स हैं वो लाल निशान में कारोबार करते हुए दिखे थे। बाजार अब हालांकि बंद हो चुका है, तो ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं। आईटी की बात की जाए, देखिए आपके सामने स्क्रीन पर था। ऑटो की बात की जाए तो देखिए करीब करीब आधे प्रतिशत की गिरावट देखी जा रही है। अगर हम अपने प्रोड्यूसर्स आपको बताएं कि बाकी दूसरे अगर वो फायर कर सकें, तो देखिए मीडिया की बात की जाए, निफ्टी मीडिया की, तो उसमें भी करीब 1% की गिरावट यहाँ पर देखी जा रही है। वहीं फार्मा की बात की जाए तो देखिए फार्मा में भी करीब करीब गिरावट यहाँ पर करीब 0.14% की गिरावट देखी जा रही है। पीएसयू बैंक्स की बात की जाए तो देखिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गिरावट है, करीब 2% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पे पीएसयू बैंक्स में देखी जा सकती है। प्राइवेट बैंक्स की बात की जाए तो करीब करीब 2% से कम की गिरावट है, लेकिन देखी जा रही है। रियलिटी की बात की जाए, देखिए निफ्टी रियलिटी की, तो वहाँ पर भी करीब 1% की गिरावट देखी जा रही है। यानी कि इस समय बाज़ार में जो है एकदम कोहराम मचा हुआ है। बाज़ार में पूरा ब्लड बाथ जिसे कहते हैं वो स्थिति बनी हुई है, और ये सीधा असर जो अमेरिका की खबर आई है 2 बैंकों से जुड़ी उसके बाद का
इसका सीधा फाइनेंशियल्स पर असर दिख रहा है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में बाजार साफ तौर पर दिख रहा है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और बिजनेस से जुड़े हर एक अपडेट को बेहद आसान भाषा में देखने के लिए देखते रहिए बिजनेस टुडे बाजार। On Wednesday, a Gazette notification by the Ministry of Finance announced that virtual digital assets, including cryptocurrencies, would now be under the ambit of the Prevention of Money Laundering Act. This is said to have widespread impact on the now ailing crypto industry. Our correspondent Akanksha Chaturvedi caught up with Yarek Yakubche, currently the head of law enforcement at Binance, and